ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट अप द थिंग्स नाउ। देखिए, आज हम लोग अपना एक जो चैप्टर है बहुत अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें इंटरेस्टिंगली बेटा सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते कि है क्या, कैसे करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना एक वर्ड डिफाइन करते हैं, साइंस क्या चीज है। साइंस साइंस क्या होता है बेसिकली? साइंस इज बेसिकली नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जिसमें हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना को प्रेडिक्ट करने की कोशिश, उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ जो हम करते हैं, दैट इज अंडर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच इज कॉल्ड एज द साइंस, जिसको साइंस बोलते हैं। तो साइंस इज बेसिकली, इट इज अ, लिख लीजिए, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, it is an organized knowledge, attempt to understand, to understand natural phenomena, natural phenomena को समझने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई भी लिखा हुआ है ना, एंड टू कंट्रोल द फिनोमिना। ठीक है, समझ लगे पॉइंट? सो फॉर दिस इसके लिए हम लोग वी यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करते हैं। For this we use the step by step process of exploration। उसको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ओके, प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन के बाद कुछ चाहिए रहेगा तो उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एंड फाइनली उसको कंट्रोल भी करते हैं। सो ऑल दैट स्टफ इज बेसिकली द साइंस। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग ना बेटा इसमें क्या होता है, वी हैव अ साइंटिफिक मेथड। हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड रहता है। वी हैव अ साइंटिफिक मेथड इन विच we have a scientific method in which we first observe, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं, जो हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा था, हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि जब मैथमेटिकल फॉर्मेशन बन गया तो फॉर्मेशन कोई लॉ बनाना पड़ेगा हमें, और बाद में जब ये सारे स्टेप हो गए तो फिर हम उसका फाइनली साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ओके? और साइंस जो रहता है ना बेटे, साइंस जो रहता है उसकी थ्योरीज डायनेमिक होती हैं। जैसे आपने कोई लॉ आज बनाया तो वो थोड़े सालों बाद अपने आप
कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। जैसे आप लोगों को ये पता होगा, न्यूटन के लॉज को चैलेंज किया गया है। कोई टीचर है, मेरे को पता नहीं है, बट ही इज फ्रॉम हिमाचल, उसने चैलेंज किया था। मेरे को नाम नहीं पता अभी, उसका याद नहीं है क्या नाम है, अरुण शर्मा करके है, पता नहीं क्या नाम है। तो ही हैज चैलेंज द लॉज, मतलब अभी तक ही इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग कि जो न्यूटन अंकल ने लॉज दिए थे इतने सालों से, वो थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और क्या है वो शायद अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, तो अभी तक ये नहीं पता है, बट ही हैज सक्सेसफुली चैलेंज, ये बात शो है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि साइंस जो है ना बेटे, वो एक डायनेमिक, साइंस इज डायनेमिक and our theories can be refined, our theories can be refined, refine करा जाएगा, and made more accurate। क्योंकि ये चीज आप लोगों को पता ही है, जैसे आजकल कोरोना वायरस के बारे में काफी कुछ चलता है। पहले उसकी मेडिसिन इतनी लेट क्यों आने का कारण है, फिर भी लेट नहीं है, काफी जल्दी आ गया, पर होने का कारण क्या है उसके बारे में पता नहीं था किसी को, कुछ क्या है क्या नहीं है, थ्योरीज बनी, सब कुछ बना, फिर बोला। अभी लेटेस्ट डीआरडीओ ने जो एक टैबलेट, पता नहीं क्या मेडिसिन तैयार की है, वो चीट द चीटर्स करके। क्योंकि वायरस जो होता है वो लिविंग पे जब जाता है तो उसका ग्लूकोज जहां जहां पे उसको मिलता है वायरस को जीवित रहने के लिए, तो वो बॉडी के अंदर से वहां से वो एनर्जी लेता है और मल्टीप्लाई होता रहता है, और इसकी वजह से वो वायरस का वैल्यू, वायरस का काउंट बॉडी में बढ़ता जाता है। तो चीट द चीटर में उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डोज बना दिया जो कि ग्लूकोज नहीं है, बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं है, और वो वायरस जब उस ग्लूकोज को कंज्यूम करता करेगा तो वो आपको टाइम मिल जाएगा उसके लिए, मतलब उसको डबल नहीं होने देगा, और वायरस कभी मरता नहीं है, लेकिन वो उसको इनएक्टिव कर देगा, जिसमें वो बाहर बाद में निकाला जा सकता है। मतलब कुड बी समथिंग, थ्योरी इज देयर। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, रिसर्च आगे चल रही है, साइंटिस्ट लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हमें प्रोडिक्शन भी अच्छे अच्छे से वो लोग दे रहे हैं। ओके, तो साइंस की थ्योरी डायनेमिक होती है, ये कभी भी फिक्स नहीं होती, कभी भी चेंज कर सकती है, रैंडमली अब्रप्टली चेंज कर सकती है। सो देयर इज नो, यू कैन से, फाइनल थ्योरी इन साइंस। there is no there is no final theory in the science। इस साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। ओके बेटा, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं। सो हम लोग बोलते हैं अ प्रोसेस in our nature, a process in our nature takes such a direction so that its एनर्जी बेटा डिक्रीजेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई भी प्रोसेस जैसा रहता है तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में बात करा, वो एनर्जी लेके एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, समझ गए ना पॉइंट, और खुद मल्टीप्लाई कर रहा है। तो प्रोसेस इन अवर नेचर ऑलवेज टेक्स इन सच ए डायरेक्शन कि वो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर दे। आप किसी बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे रखते हो, जब छोड़ते हो तो नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और बाद में छोड़ दिया कहां पे, अगर ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे आने के बाद उसके पास हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी, बाद में अगर स्टिक कर गया तो उसके पास अब कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि बॉल रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है? और यू मे से एनी एग्जांपल, दैट इज अ person goes from higher energy to the lower energy। सिंपल सी बात, एक चीज है,
हम रात को सारे लोग सो जाते हैं क्योंकि हमारे पास लो एनर्जी होता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है बिकॉज हमने अच्छे से रेस्ट कर लिया। और हाई एनर्जी में जब सुबह थे तब सारा दिन काम किया, रात को थक गए तो रात को आके रेस्ट किया, तो वो हमेशा हर सिस्टम अपने आप ही अनइंटेंशनल वे में लो एनर्जी की तरफ जाता है। अब आजकल जो चीजें प्रोडिक्शन में चल रही है ना बेटे, आजकल का मतलब वैसे जनरल फिजिक्स में, तो देयर इज मोर स्ट्रेस लेड ऑन there is more stress laid on, you can say, the thrust areas of physics क्या है, thrust areas of physics क्या है। पहली तो बेटा आपके पास है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है जो जिस पे आजकल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या पता आप लोग भी काम कर सकते हो उस पर। और वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा थोड़े दिन पहले 4-5 साल पहले हमें बोला गया था कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का पता लगने वाला है। गॉड पार्टिकल नाम सुना होगा, गॉड पार्टिकल। तो बेसिकली गॉड पार्टिकल यूनिफिकेशन थ्योरी का ही पार्ट है कि हर बॉडी जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो एक ही कण से बनी है, दैट इज कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरीथिंग। यही चीज के बारे में रिसर्च होगी। तो ये बेसिकली है क्या, ये चाहता है कि टू एक्सप्लेन द डिफरेंट phenomena in nature on the basis of one law। ये सिर्फ एक ही लॉ के ऊपर करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद बेटा नेक्स्ट आ गया रिडक्शन। वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को रिड्यूस करना चाहेगा, सिंप्लीफाई करना चाहेगा। ठीक है, मतलब कैसे? इट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by reducing it in the steps, उसको steps में reduce करके। बच्चे क्लियर हो गया? Yes, sir. और बेसिकली जो हमारा फिजिक्स पार्ट आता है, इट इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड एंड द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। नेचर के बेसिक लॉज की स्टडी हमारे पास आती है। और ये हमेशा फिजिक्स में हमेशा बेटा हमारे पास दो ही डोमेन होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज स्केल पे, और एक माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल स्केल पे। समझ लगे पॉइंट? बच्चे क्लियर हो गए ना पॉइंट्स? ये इंटरेस्टिंग सारे के सारे है ना। फिजिक्स क्या करना है, क्यों करना है, कैसा है। और हमारे पास बेटा नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होती हैं। सभी को पता होगा कौन कौन सी है। ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है।
तो ये हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस के बारे में बात होती है। बच्चे क्लियर हो गया? Yes, sir. पहले ये 4 तरह की, और इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये आप लोग कहीं पे भी लिटरेचर पढ़ सकते हो, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका कुछ भी लिटरेचर रहेगा जो आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, अब बेटा हम लोग ना क्या करते हैं इसमें, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग थोड़े से डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं अब ये देखते हैं। जैसे बेटा एक आ गया, वर्ड आ गया, जैसे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटे? ऑल quantity that can be measured, that can be measured directly or indirectly are called physical quantity. And all laws of science can be expressed in terms of them. और हर लॉ ऑफ फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ इसी में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि मास, सिस्टम होगा, मास होगा, सिस्टम होगा, लेंथ होगा, कुछ भी, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेट्रा। बच्चे क्लियर हो गए? और फिजिकल क्वांटिटी की नोटेशन बेटा क्या होती है? क्यू। फिजिकल क्वांटिटी की नोटेशन क्या होती है बेटे? क्यू। ओके, और उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया एक वर्ड आ गया, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या चीज होती है बेटे? क्या होता है मेजरमेंट? कहता है कि ये एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस जिसमें in which we compare amount of a physical quantity, amount of a physical quantity with a standard amount, of that quantity. समझ लग गया होगा पॉइंट? मतलब मेजरमेंट हमेशा एक रिलेटिव प्रोसेस है बेटा, रिलेटिव प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रॉड की लेंथ देखनी है, जैसे मान लो ये रॉड है, तो आपने एक स्टैंडर्ड एक थ्रेड लगा दिया, तो ये थ्रेड यहाँ पे टिक किया, फिर यहाँ से ऐसे किया टिक, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ऐसे करके आपने इसकी लेंथ बोल दी। सर ये लेंथ जो है इसके 4 टाइम्स द थ्रेड लेंथ है, 4 टाइम्स द थ्रेड लेंथ है। बेटा क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, सो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी expressed as
Q इज इक्वल टू NU। Q की वैल्यू NU के बराबर है, और Q जो होता है बेटे ये अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, या आप कह दो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे लिख दो चाहे। अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एन जो है बेटे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू जो है बेटा वो यूनिट है। और आप लोगों को ये पता है, जैसे मान लीजिए बेटा आपने लिखा लेंथ 10 मीटर है, तो वो 1000 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा आप चेंज करो तो आप बोल दो सर ये एक तरह से 10 टाइम्स 1 मीटर है, और ये 1000 टाइम्स 1 सेंटीमीटर है। एम आई राइट? बोलो। और फिजिकल क्वांटिटी तो लेंथ ही आएगा। अब एनोलॉजी में मैं क्या बोल रहा हूं, हमने यूनिट्स चेंज किए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की, पर फिजिकल क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो सेम ही रहा Q। और ये आ गया बेटे N1U1, और ये कितना आ गया बेटे N2U2। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स दोनों चेंज किए, एम आई राइट, पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं की। बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. बच्चे क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। अब देखो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं बेटे, देखो देखो एक हमारे पास बेटा डेफिनेशन आती है यूनिट्स क्या चीज हैं। देखो all physical quantity are measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity which has a constant magnitude, which has a constant magnitude, and there these are called units, and there these are called यूनिट्स। हम उसको यूनिट्स बोलते हैं बेटा। सुन के देखो, देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, कहते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो Q है उसको मेजर करना पड़ेगा, और किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका नेचर जो है वही होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी का है। बेटा जैसे लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, पर 10 ग्राम नहीं हो सकता। बेटा लेंथ कभी 10 ग्राम हो सकती है? नहीं हो सकती बेटे। इस वजह से बच्चे क्लियर हो गया? मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो बेटे उसकी नेचर भी सेम चाहिए, तभी उसका नाम अपन यूनिट रख सकते हैं। अगर लेंथ और ग्राम की नेचर सेम होती तो ग्राम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, पर ऐसा नहीं है बेटे, मीटर या सेंटीमीटर यूनिट है, पर ये यूनिट नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चे? क्लियर हो गया? बच्चे क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट आ गया बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या है। देखो पहला तो ये है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कोई ना कोई। पर ऐसे नहीं है कि कितना होगा जी वो 1 यूनिट,
हम बोलेंगे सर इतना हो सकता है, नहीं सर इतना होएगा, नहीं सर इतना हो सकता है, नहीं सर इतना हो सकता है। तो ऐसा 1 यूनिट का कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं होता, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। और इट शुड बी easily accessible or reproducible and reproducible। इसका मतलब समझ गए हो? जैसे हमें कुछ मेजरमेंट करनी है, कुछ भी करनी है, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको जल्दी से हम किसी भी तरह से अरेंज कर लें। हमें ये ना बोलना पड़े कि यार हमें अमेरिका जाना पड़ेगा, वहां से लेके आना पड़ेगा, हमें जर्मनी जाना पड़ेगा, वहां से लेके आना पड़ेगा, जैसे आजकल कोविड के बारे में बात कर रहे हैं। राइट बच्चे, क्लियर हो गया? Yes, sir. और उसके बाद बेटा आ गया साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट जो है, इट मस्ट बी, size of unit must be of finite size, या must not be too large और too small। ना बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए, इसका साइज रिलेटिवली आना चाहिए। नॉर्मली वी से लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है ये चीज, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इट शुड नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। मतलब ये नहीं कि आज हमने मान लीजिए 1 kg मास इतना लिया था और 10 दिन के बाद वो बढ़ गया या कम हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए विद द टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस and other physical conditions। अदर फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बेटा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसकी आगे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? दीज आर फिजिकल क्वांटिटी which are independent, of each other and cannot be resolved further। या कह सकते हो nothing is simpler to them, या कह सकते हो nothing is simpler to them, जिनको ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, and nothing is simpler to them, so that are called fundamental physical quantities। और इनका जो काउंट है बेटा, इसका जो काउंट है क्वांटिटीज का, ये क्या है, ये क्या क्या है? देखो ये है बेटे मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे क्वांटिटीज में आते हैं। इसमें 2 सप्लीमेंट्री भी रहते हैं बेटा, एक्स्ट्रा। और वो 2 सप्लीमेंट्री क्या है बेटे? हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री कौन है? एक प्लेन एंगल है और एक बेटे सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल हमेशा याद रखना बेटा 2 डायमेंशन में होता है और सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशन में होता है।
ये क्या होते हैं ये बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर अभी के टाइम पे आप यही लिख लो। कौन कौन सी है फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा एक बार रिवाइज कर लो। मास, लेंथ, टाइम, करंट टेम्परेचर, ल्यूमिनेसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोले, बोल लेना एक बार। मास, लेंथ, टाइम, करंट टेम्परेचर, ल्यूमिनेसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दो सप्लीमेंट्री कौन सी है बेटा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और ये आ गया हमारे पास। और जब तुम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हो तो व्हाट आर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी which depend on fundamental क्वांटिटी, जिनकी वैल्यू फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, दैट आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। अभी कैसे मैं बता रहा हूं, ये लिख लेना बेटे। जैसे तुम लोग बोलोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बेटे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। टाइम कौन सी है, टी। इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको क्या लिख सकते हो, एल बाय टी बाय टी। तो ये लेंथ और टाइम में बन गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. फोर्स क्या बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एम, ये एल, और ये टी स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे करके काफी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास बनती हैं। तो फंडामेंटल का काउंट तो फिक्स है, पर ड्राइव्ड का काउंट फिक्स नहीं है। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. ओके अब उसके बाद बेटे, क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बेटा हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। एक सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक एसआई, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कई बच्चे इसको मॉडिफाइड बोलते हैं, मॉडिफाइड एमकेएस। पता लग गया? एफपीएस कौन है, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर या मीटर किलोग्राम सेकेंड। और इसमें हमारे जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारी, उनके ही नाम। जैसे मास के लिए बेटा स्टैंडर्ड किलोग्राम रहता है क्योंकि मॉडिफाइड एमकेएस है। लेंथ के लिए बेटा मीटर रहता है, और टाइम के लिए बेटा सेकंड रहता है, और करंट के लिए एम्पियर रहता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन रहता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए बेटा कैंडेला रहता है, सीडी कैंडेला, कैंडेला। और क्या नाम है लास्ट, कौन था और कौन था, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मोल रहता है, मोल। और जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है बेटे, कौन कौन से सप्लीमेंट्री जो थे, प्लेन एंगल, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, रेडियंस में आता है ये। और सॉलिड एंगल बेटा स्टी रेडियंस में आता है। अभी इसके बारे में आप डिस्कस ज्यादा सोचोगे नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए बस यही चीजें आप ध्यान में रखने वाले हो। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir.
याद हो Yes. गया क्या क्या है? साथ में फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स भी याद हो गए। कौन कौन से है बेटे? हमारे पास 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कौन कौन से बेटे? बोलो जल्दी जल्दी। कौन कौन से? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, एमकेएस बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मॉडिफाइड एमकेएस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ यूनिट्स लिखे। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is there. ये एफपीएस, एमकेएस और सारा कुछ आ गया। ठीक है, और हमने लास्ट ये जो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा था वैसे ही यूनिट्स को भी लिख सकते हैं बेटा। हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स आ गए, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से आ गए? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टीरेडियन। ये हमारे फंडामेंटल आ गए। अच्छा, ड्राइव्ड में जैसे अब तूने बोला था वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और बाय सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया। तूने बोला बेटे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब मीटर बाय सेकंड को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? फोर्स लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। फाइनली एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें? कॉन्सेप्ट में क्या लिख रहे हैं? देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी बेटा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा। अब मैं इस चीज को ना, इसको ऐसे, चलो ऐसे करते हैं एक्सप्लेन थोड़ा सा। देखो ऐसे करते हैं। फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन होती है, और न्यूटन में बेटा, क्योंकि फोर्स के यूनिट्स भी तो ये है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। इज इट क्लियर बेटा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसको जनरलाइज करके लिखते हैं। फोर्स का नाम बेटे क्यू लिख दो, इसको भी छोड़ दो, चाहे यहां से लिखते हैं। 10 का नाम बेटे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, और इसका नाम बेटे यूनिट लिख दो। एम राइट? पर यूनिट में हमारे पास क्या आ रहा है? किलोग्राम आ रहा है, और क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है, और क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। एम राइट? Yes, sir. तो किलोग्राम की पावर ए, मीटर की पावर बी, सेकंड की पावर सी। मतलब कभी भी क्यू को जनरलाइज करके लिखना है तो मीटर, ये यू था किलोग्राम, किलोग्राम के लिए मास ही लिखते हैं तो एम भी लिख दो। एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, मतलब उनकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ नोटेट कर दो। पर ये जो अंदर हमने लिखा हुआ है एम एल टी, ये हमारे पास क्या है? यूनिट्स हैं। चाहे नो डाउट इनका नोटेशन हमने फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल वाला लिखा है, पर ये बेसिकली हैं क्या? यूनिट्स। मास, लेंथ और टाइम, यूनिट्स। कुछ भी यूनिट्स आ सकते हैं बेटा, आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ भी यूनिट्स आ सकते हैं। ओके, अब ये पॉइंट सुनो ध्यान से। बच्चे क्लियर हो गए यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मैं फाइनली आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूं क्या है, कि जब तुम लोग Q लिखोगे, N लिखोगे, M की पावर A,
L की पावर B T की पावर C लिखोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, पता क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो तूने A B C लिखा इसको बोलते हैं dimensions। तो dimensions are basically the powers। बच्चे क्लियर हो गया? और जब तुमने M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C लिखा तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो बेटे। उसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चे क्लियर हो गया? हम लोग जैसे यहां पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू की, सिर्फ यूनिट्स की। और जब तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ बेटे इक्वेट कर देते हो तो उसका नाम प्रॉपरली, उस सारी वैल्यू का नाम आप लोग क्या लिखते हो, डायमेंशनल इक्वेशन। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला में MLT जो हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, इसमें वी हैव द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। और ये जो ऊपर हमने लिखा है बेटा, ये मैंने बोला ये लिखा तो यही है, पर जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये लिखा होगा तो मतलब समझ जाना ये यूनिट्स लिखे हुए हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, अगर सिंपल Q के साथ ये लिखा गया है तो ये समझ जाना कि ये डायमेंशनल इक्वेशन है। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया गया है बस वही चीज आपने देखनी है। ओके यस सर।